आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्यांश भाग 8। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एक नई सीरीज़ जिसमें हम हिंदी को अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, हिंदी के गद्यांश को किसी भी एक शीर्षक को लेते हैं, किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं, किसी भी एक कहानी को लेते हैं, उस पे हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं। यानी कि अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ते हुए हम चलते हैं, बारीकी से समझते हुए चलते हैं और समझने के बाद हम उसको अपने विचारों में भी वो बता सकें, अपने विचारों में क्या सोच रहे हैं हम उसको पढ़ने के बाद हमको कितना समझ आया, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा है टॉपिक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है ये पूरा का पूरा आज का पहला शीर्षक। तो कह रहा है, अगर इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा, यानी कि चुनौतियां नहीं रहेंगी, यानी कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, जीवन रहना ही व्यर्थ है। तो फिर जीवन जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, जीवन फिर मज़ा नहीं आएगा जीवन जीने में। तो उसके कहने का मतलब ये है, जीवन में जब संघर्ष बना रहता है, ठीक है, तो एक जीवन जीने का एक अलग मज़ा होता है। ठीक है, अब जीवन में बस खाली सुख ही सुख आते रहेंगे, सुख ही सुख आते रहेंगे, ठीक है, बिना किसी संघर्ष के आप जीवन जियोगे तो आपका जीवित रहना ही व्यर्थ है। उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसमें कैसे आपको जीवन जीना है, तो ये आपको पता चलता है। कैसे आप उस कंडीशन से, कैसे उस परिस्थिति से, कैसे उस समय से आप निजात पा सकते हो, कैसे उससे जीत सकते हो। तो ये सब चीज़ें, सफलता आती रहेगी तो भी आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। असफलता भी जो इंसान फेस करता है, यानी कि क्या कहते हैं, महसूस करता है, ठीक है, तो उसके बाद सफलता आती है, तो उस इंसान को असली कीमत पता होती है उस सफलता की। देखते हैं, ये आगे तो बताएंगे इनका क्या है इस गद्यांश में। इनका मतलब, हमने अपने हाथ अपनी आँखों पर रख लिए हैं और कह रहे हैं कि सब और अंधेरा है। कह रहा है कि इंसान ने क्या करा है, अपने हाथों को लिया, अपने आँखों पे रख लिया। मान लो कि आपने अपने हाथ लिए दोनों और अपनी अपनी आँखों पे रख लिए, और फिर आप बोलो अरे यार सब और अंधेरा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप, इस अंधेरे का कारण कौन है, आप ही तो हो। आप ही ने तो रखे अपने हाथ अपने आँखों पे, उसी के कारण आपको अब अंधेरा दिख रहा है, हाँ या ना। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है, हाथ अलग करें, अपने हाथों को अलग करो, यानी हटाओ, आपको प्रकाश दिखने लगेगा, यानी आपको उजाला प्रकाश दिखने लगेगा, दुनिया की सुंदरता दिखने लगेगी, हाँ या ना। दुनिया, अपने आसपास की वस्तुएं दिखने लगेंगी। आप अपने हाथ हटाओ और देखो, जो कि पहले भी था। क्या था, जो कि देखो, उसके कहने का मतलब ये है, जीवन में प्रकाश है, ठीक है, जीवन में चारों ओर उजाला ही उजाला है, जीवन में चारों ओर वो कहते हैं ना, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ठीक है, हर समस्या का हल है जीवन में, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी, जिस तरीके से इंसान अपने हाथों को अपनी आँखों पे रख लेता है, वैसे ही कहीं आपने अपने अंदर की जो शक्ति है उसको कहीं पूरा दबा के तो नहीं रख रखा है, यानी उसको आप महसूस ही नहीं कर रहे, आप अपनी शक्ति को ही नहीं पहचान रहे। ठीक है, आप अपने, यानी क्षमता, जो आपकी क्षमता है उस कठिन परिस्थिति से लड़ने की, उबरने की, उसको कहीं आप भूल गए हो और फिर आप निकल नहीं पा रहे, और फिर कह रहे हो कि आप जीवन में अंधेरा है, जीवन में बहुत दुखी हो, जीवन में बस असफलता ही असफलता है, जीवन में बस संघर्ष ही संघर्ष है, ऐसा आप कह रहे हो। तो उस संघर्ष से कैसे निकलना है वो आपको खुद पता है। तो आपको अपनी कठिन परिस्थिति से निकलना है। तो क्या कह रहा हूँ, असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। जो असफलता आती है इंसान के जीवन में, यानी कि फेलियर्स आते हैं, यानी कभी इंसान पास होता है, कभी फेल होता है, तो जो असफलता आती है, यानी जब विपरीत परिस्थिति आती है इंसान के जीवन में, वही जीवन का क्या है, सौंदर्य है। यानी जीवन की जो सुंदरता है, यानी इंसान के जीवन की जो सुंदरता है वो क्या है, असफलता ही है। यानी जब असफल होता है इंसान, तो फिर दोबारा से
किस तरीके से वो अपने आप को, अपने मन को, अपने अंदर, अपने आत्मबल को किस तरीके से मजबूत करता है, अपने आप को एक बार फिर तैयार करता है, ठीक है, सफलता के लिए। यानी कि एक बार फिर कोशिश के लिए, एक बार फिर कोशिश करेगा तो इस बार पक्का उसे सफलता मिलेगी। यही जीवन उसे सिखाता है। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। कह रहा है जो असफलता है ना, वही जीवन का सौंदर्य है। यानी जीवन की जो सुंदरता है वो इसी में छुपी हुई है कि अगर आप एक बार गिर जाओ तो भी फिर दोबारा से उठो और कोशिश करो, ठीक है। वो कहते ना कि तू गिरने में तेरी हार नहीं। जो गिर जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं या असफल हो जाते हैं क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। क्योंकि तुम आदमी हो, इंसान हो, इंसान गिरेगा तो उठेगा भी, और जो गिर के उठते हैं उसी को असली योद्धा वही होता है जो गिर के भी उठ जाए, ठीक है। ये नहीं कि गिर गया तो एक बार गिरा ही रहे। तो वही कह रहा है जीवन में यदि संघर्ष, तो स्वामी विवेकानंद जी के कहना ये था कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा तो जीवन को जीना ही व्यर्थ है। यानी जीवन को जीने में फिर मजा नहीं है। आगे चलें। असफलताएं छोटी फिसलन है। जो असफलताएं आती ना वो छोटी मोटी फिसलन है। जिस तरीके से बारिश हो जाती है, बारिश के बाद आप चलते हो तो रास्ते में बहुत सारी फिसलन आती है, मगर आप गिरते थोड़ी हो। और अगर मान लो एक बार कोई फिसलन जो होती है ना, मजबूत फिसलन आ गई, यानी कि कुछ ज़्यादा फिसलन आ गई और आप गिर भी गए, तो आप वहाँ पे गिरे थोड़ी रहोगे। आपका जीवन क्या सिखाता है, अगर आप गिर भी गए हो कहीं पर फिसलन के कारण या किसी भी कठिनाई के कारण, तो आप वहाँ से उठोगे और फिर आगे बढ़ोगे, हाँ या ना, या उसी रास्ते में पड़े रहोगे, नहीं ना। जिस तरीके से आप अपने जीवन को उस रास्ते में पड़े पड़े व्यर्थ नहीं कर सकते, उसी तरीके से एक असफलता, छोटी मोटी असफलताओं के आने से, छोटी मोटी असफलता जैसी फिसलन आने से आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते। उस असफलता को भूल के आपको आगे बढ़ना है। इसलिए असफलताओं की चिंता ना करें। असफलताएं क्या है, छोटी मोटी फिसलन है, जीवन में छोटी मोटी फिसलन है। इसलिए जो असफलता है ना, उनकी चिंता मत करो कि मैं असफल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या करना है, आगे बढ़ना है। असफलताओं की चिंता ना करें, वे बिल्कुल स्वाभाविक है। देखो, जो इंसान कोशिश करेगा वही तो असफल होगा, कभी सफल होगा, कभी असफल होगा, ठीक है। और जब असफलता से सीखेगा कि भाई मैं इस चीज़ में असफल हो गया, आखिर क्यों हुआ, तो वही तो इंसान है। असफलता आएगी तो आपको अपने क्षमता का एहसास होगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, अब मुझे इस लायक बनना है, ठीक है। अब ये नहीं असफल हो जाओ तो वहीं के वहीं करे रहो कि मैं तो असफल हो गया, अब मेरी मतलब हाथ में नहीं है, मेरी कप ऑफ टी में नहीं है, यानी मेरी बस की नहीं है ये बात। ऐसा तो नहीं है। आप असफल हुए हो तो आप ये दृढ़ निश्चय करो, आगे अपने आप से ये वादा करो, ठीक है। अपने दुनिया को ये दिखाने के लिए अपने आप से वादा करो कि अब की बार मैं सफल होकर दिखाऊंगा। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जो आपका आदर्श है, जो आपके गुरुजन हैं, यानी जिनको देख के आप मोटिवेट होते हो, जिनको देख के आपने ये सपना देखा सफल होने का, उनको अपने आगे रखो, ठीक है, अपने सामने रखकर, और 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक आगे बढ़ो। यानी कि 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, यानी कोशिश करो, ठीक है, जब तक सफल ना हो अपने जीवन में। तो हरिवंश राय जी बच्चन जी की एक कहानी है, ठीक है। तो उसके कुछ अंश हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं वो कि असफलता, जो असफल इंसान कोई फेल हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बोल रहे हैं वो, उनकी मेरी बात सुनो। असफलता एक चुनौती है। जो असफलता है जीवन में, यानी कि फेल होना, गिरना, ये सब, वो एक चुनौती है। वो आपके लिए एक यानी कि चैलेंज है, एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो। हाँ भाई मैं असफल हो गया, इस बात को मानो, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, ठीक है। कहाँ कमी रह गई सोचो और विचार करो, और कहाँ पे कमी रह गई, आपकी असफलता क्यों मिली आपको, ये चीज़ आपको सोचनी है और विचार करना है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल तो नींद चैन को त्यागो तुम, तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये जो कविता के कुछ अंश हैं,
असफलता जो है वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है, उसे अपने उस पे लो, सम्मान पे, कि भाई अब मेरे को असफल हुआ हूँ तो सफल होके दिखाना ही है। असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, हाँ भाई ठीक है मैं असफल हुआ हूँ, उसे स्वीकार करो, अपनी गलती मानो, उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है। और कहाँ कमी रह गई, कमी क्या रह गई, उसको ढूंढो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। कहाँ कमी रह गई, सोचो और विचार करो, सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल और जब तक सफल ना हो जाओ तब तक नींद और चैन को त्यागो, तुम नींद और चैन को त्याग दो अपने जीवन से, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और जो संघर्ष का मैदान है ना, चुनौतियों का जो मैदान है, यानी जो कठिन समय का मैदान है, जो परिस्थितियाँ आपकी विषम परिस्थितियाँ हैं, उनको छोड़कर मत भागो कि अरे भाई मैं असफल हो गया अब मैं नहीं कर रहा ये वो ना। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, ठीक है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कुछ किए बिना, जब आप कुछ करोगे नहीं, असफल ही रह जाओगे जीवन में, तो आपकी जय जयकार थोड़ी होगी, लोग आपके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे। और जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनके कहने का मतलब है जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिश करते रहनी चाहिए हमें जीवन। यदि आप 1000 बार भी असफल होते हैं तो एक बार फिर प्रयत्न करें। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप 1000 बार भी जीवन में क्या हो गए, असफल हो गए, तो आपको एक बार फिर से प्रयत्न यानी कोशिश करनी चाहिए। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना ही बल्कि शक्ति का विचार करना है। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं। कमजोरी, मान लो आप कमजोर हो तो इसका इलाज क्या है, उस कमजोरी को कैसे दूर करोगे। उसका इलाज ये थोड़ी है कि आप कमजोरी का विचार करने लगोगे, हाँ है ना। तो कमजोरी का इलाज है यानी आपकी असफलताओं का इलाज, आपकी असफलता वाली सोच अपनी बनाओगे तो उससे तो बात बनेगी। तो कमजोरी का इलाज कमजोरी नहीं, कमजोरी का विचार करना नहीं है, क्या है, बल्कि शक्ति का विचार करना है। अगर आप असफल हुए तो सफलता के बारे में सोचो, अगर आप कमजोर हो तो शक्ति के बारे में सोचो कि अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। वो तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप मजबूत बनोगे, जो कि मनुष्य में पहले से ही है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं अगर आप कमजोरी है तो कमजोरी का जो इलाज है वो कमजोरी का सोचना नहीं है कि कमजोरी के बारे में सोचते रहो। उसका इलाज क्या है, आप शक्ति के बारे में सोचो, शक्ति पर विचार करो, कैसे शक्ति को अपनी बढ़ा सकते हो उस पर विचार करो। तो और जो कि शक्ति आपके पास मनुष्य जो जाति है उसमें शक्ति पहले से ही है, ठीक है। तो जब आप सोचोगे तो आप शक्तिशाली बन ही जाओगे। मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुष और स्त्रियों के जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है। कह रहा है जो मानव जाति यानी हमारी जो जाति है मानव जाति, उसके आज तक के इतिहास में, यानी जब से मानव जाति का वो हुआ है, क्या कहते हैं, मानव जाति आई है, यानी मानव जाति का उदय हुआ है, यानी मानव जाति जब से इस पृथ्वी पर है उसके इतिहास में आज तक महान पुरुष और स्त्रियों के जीवन में इतने महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति है, यानी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में आपका आत्मविश्वास ही नहीं है तो आपके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको वो विश्वास दिलाता है, वो कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आप असफल भी हो गए हो तो एक बार फिर कोशिश करो, अगर आप गिर भी गए हो तो आप एक बार फिर उठो, आप 1000 बार गिर गए हो तो भी उठ के एक बार और कोशिश करनी चाहिए। तो ये कौन देता है आपको ये विश्वास, आत्मविश्वास। जिसका आत्मविश्वास खो गया तो सोचो उसने सब कुछ खो दिया, उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। क्या कहना है, ये एकदम सच्चाई है। क्या है सच्चाई, बहुत बड़ी बात बोली है। जो शक्ति है ना, जो आपके मन की शक्ति है, जो दृढ़ शक्ति है, जो आपकी आत्मविश्वास की जो शक्ति है, वही आपकी क्या है, वही आपका जीवन है। शक्ति ही जीवन है, जिसके पास शक्ति ही नहीं रहेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है, जीवन मृत्यु के समान। और जिसके पास कमजोरी है, जो कमजोरी वाली बातें करता है, अपने आप को कमजोर समझता है, वो क्या है, उसको सोचो मृत्यु को वो प्राप्त हो चुका है, वो मृत्यु है। शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है।
कह रहा है कि अगर जो जड़ है, किसी भी काम करने की जो जड़ होती है, ठीक है, वो अगर शक्तिशाली है तो विचार क्या है, उस जड़, वो जो जड़ है वो शक्तिशाली है, पावरफुल है, जड़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर उस जड़ को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो विचार का है। जब आपने विचार किया तब तो आप वो जड़ बन पाई। तो विचार जो है हमारा हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली से भी बहुत सर्वशक्तिमान, जो सबसे सर्वशक्तिमान हमारे ईश्वर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो, उनसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं, सबसे बड़े महान है, जो सबसे ज़्यादा शक्ति है। इस विचार को अपने जीवन में उतारें, इस विचार को अपने जीवन में उतार लें। दो विचार हैं, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है, ठीक है। जड़ यदि शक्तिशाली है और अगर जड़ शक्तिशाली है तो विचार क्या है, सर्वशक्तिमान। इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें। इच्छा ही सबसे अधिक बलवती है, इच्छा ही सबसे अधिक बलवती है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति यानी कि आपके मन की जो इच्छा है, यानी आपका जो आत्मविश्वास है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी इच्छा, कहते नहीं कि उसका विल पावर ही नहीं है, यानी कि आपके सोचने की, आप कोई भी काम करना चाहते हो मगर आपकी जो इच्छा शक्ति है, यानी कि जो आप करना मन का जो विचार है वही उस काम में लग नहीं रहा है, तो वो जो आपकी इच्छा शक्ति है वो बलवती नहीं है। तो इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है, तो इच्छा शक्ति को सबसे ज़्यादा बलवान बनाओ, उसे अपना हथियार बनाओ, ठीक है। तब जाके आप किसी भी काम में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में, दुख की घड़ी में, किसी भी असफलता में सफलता प्राप्त कर सकते हो, दुख से बाहर आ सकते हो, उबर सकते हो, ठीक है, विषम परिस्थिति से सम परिस्थिति में आ सकते हो। चलें आगे। इसके सामने हर एक वस्तु झुक जाती है, किसके सामने, जो आपकी इच्छा शक्ति है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी सोच से ही बड़ा और छोटा बनता है, ठीक है, अपनी जीवन में अपने विचारों से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने सोच लिया तो आपकी हार है, और अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है। अगर आपने ये सोच लिया कि अरे यार मैं तो हार ही जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, तो आपकी हार निश्चित है। मगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे जीत ही चाहिए, तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से हार जाता है तो वो हार उसकी निश्चित है, उसको कोई नहीं जिता सकता, देवता भी नहीं जिता सकते। और जिसने मन से सोच लिया, मन से ही इंसान हारता है और मन से ही इंसान जीतता है। तो यही इसमें समझाया गया। तो अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को, अपने उसे सर्वशक्ति बनाओ, ठीक है, वही आपकी सर्वशक्ति में है। आत्मविश्वास को बनाओ, ठीक है, अपने विचारों को सर्वशक्तिमान बनाओ, ठीक है, अपने जीवन में शक्ति का वो करो, क्या कहते हैं, शक्ति का आगमन करो, ठीक है, ना कि कमजोरी का, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से आती है। क्योंकि जो क्या कह रहा है, जो इच्छा शक्ति है वो सबसे अधिक बलवती है, इसके सामने हर एक वस्तु झुकती है, सारी वस्तुएं झुक जाती हैं, क्योंकि वो कहाँ से आती है, ईश्वर से आती है और स्वयं ईश्वर से ही आती है, वह ईश्वर से और स्वयं ईश्वर से ही आती है। परंतु इसके लिए अभ्यास अत्यावश्यक है। कह रहा है जो इच्छा शक्ति है ना, उसको लाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, अभ्यास की, ठीक है, अभ्यास की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अब परंतु इसके लिए आपको अभ्यास अत्यावश्यक है। यदि आप प्रतिदिन घंटों बैठकर उपदेश सुनते रहें, अब मान लो प्रतिदिन हर एक दिन आप घंटे घंटे बैठ रहे हैं और उपदेश सुनते रह रहे हैं, सिर्फ सत्संग सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पर उसका अभ्यास नहीं कर रहे अपने जीवन में, तो क्या होगा, एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। मगर तो क्या करोगे आप, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अब डेली डेली आप जाओ और नई नई चीज़ें सीखो। मान लो मैथ का कोई चैप्टर है, आप सीख रहे हो, मगर आप कर कुछ नहीं रहे, बस सामने वाला सिखा रहा है और आप कर देखे जा रहे हो बस, और आगे प्रैक्टिस करते नहीं हो। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी उस चीज़ में सक्सेस नहीं होगे, आपको वो सब चीज़ें उतने अच्छे से कभी आ ही नहीं सकती जो इंसान प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके सीख रहा है वो, ठीक है, यानी सीखने के बाद अभ्यास भी करता है, प्रैक्टिस करता है। और एक आप हो, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, समझ में आया। तो बढ़ सकते हैं, यह सब अभ्यास पर ही निर्भर है। सारी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में सफलता मिलना, असफलता मिलना, ठीक है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना, ठीक है, आपकी शक्ति के साथ हो या आप अपनी कमजोरी के साथ हो, ये सारी आपके आत्मविश्वास यानी के ऊपर है, आपके विचारों के ऊपर है। आ गई बात समझ। और अगर आप कोई चीज़ भी चीज़ बढ़िया सीख रहे हो तो आप अपने जीवन में उसको अपनाओ, ठीक है। अब वही बता रहे हैं कि आप घंटों अगर उपदेश भी सुन रहे हो और उसका अभ्यास नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, वो उसका क्या है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है और वो सब व्यर्थ है। तो ये कहना चाहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया थी आज का, ठीक है,
स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को इस तरीके से जागृत करना है कि आपको जीवन में कुछ करना है, ठीक है। और तब तक अपनी इच्छा शक्ति को नहीं मरने देना है। पहली बात तो जीवन में कभी भी इच्छा शक्ति को मरने ही नहीं देना है, ठीक है। जिस दिन इच्छा शक्ति मरी उस दिन सोचो आपकी मृत्यु हो चुकी है, बस आप ऐसे ही जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है। तो वही है कि जीवन में तब तक कोशिश करते रहो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते, एक है शून्य से शिखर तक। क्या है? जो दूसरा गद्यांश है यानी दूसरा शीर्षक है वो क्या है? शून्य से शिखर तक। बहुत ही बढ़िया है, यानी कि जीरो टू हीरो लेवल। जो हमारी मैथ की सीरीज का नाम भी है जीरो टू हीरो लेवल, तो वही है जीरो टू हीरो, जीरो से शून्य शिखर तक। शिखर माने वही होता है हाईएस्ट पॉइंट और शून्य क्या होता है? एकदम लोएस्ट पॉइंट। 100 साल पहले की बात है, केरल के उछाउर गांव में, तो 100 साल पहले की बात है, केरल एक स्टेट है हमारे देश का, हमारे कंट्री का, उसके उस स्टेट में यानी उस राज्य में क्या हुआ था? एक उछाउर गांव में, गांव कौन सा था? उछाउर गांव था एक केरल में। रमन वेद्यान के घर लोग दवा लेने आते थे। तो रमन वेद्यान करके एक वैद्य थे, उनके घर लोग क्या आते थे? दवा लेने आते थे, ठीक है। कब की बात है? 100 साल पहले की। कहाँ की है? केरल की। केरल में कहाँ की? वहाँ पे एक गांव है उझाउर, ठीक है, वहाँ की। चिरेता जैसी वनस्पतियों से वह दवा बनाकर लोगों की तबीयत ठीक कर देते थे। चिरेता होता है, ठीक है। चिरेता से क्या करते थे? वो ऐसी वनस्पति होती थी यानी ऐसी फसल असल होती थी जिससे क्या करते थे? वो दवा बनाकर लोगों की तबीयत को ठीक करते थे। उनका उनका यह काम आमदनी का जरिया नहीं था। अब जैसे कि वो लोगों की तबीयत सही करते थे और वनस्पति से क्या बनाते थे? वनस्पति से जड़ी बूटी बनाते थे, लोगों की सही करते थे, लोगों की तबीयत को, यानी दवा बनाते थे। उनका ये जो काम था वो ऐसा नहीं था कि भाई इससे पैसा कमाना है और ये आमदनी का जरिया है, उनका जीवन को निर्वाह करेगा, ये नहीं। गुजारे के लिए वह दलित समाज का परंपरागत काम करते थे। उनके गृहस्थ जीवन में आई चौथी संतान कुशग्र बुद्धि थी, इसलिए उसका घर से 15 किलोमीटर दूर एक स्कूल में दाखिला कराया गया। क्या कह रहे हैं कि अब वो अपने जीवन को गुजारा करने के लिए यानी कि रोजी रोटी चलाने के लिए वो क्या करते थे? उनका जो काम होता है दलित समाज का वो वही करते थे। यानी कि ये बताया गया वो दलित समाज से थे जो रमन वेद्यान जी थे, ठीक है। तो वो अपना जो इनका काम होता है वही वो काम करते थे। उनके गृह जीवन में आई चौथी संतान, और उनका जो शादी हो रखी थी तो उनकी जो चौथा बच्चा हुआ वो कैसी थी? कुशग्र थी, कुशग्र बुद्धि की थी। तो कुशग्र बुद्धि की थी, इसी कारण से उसका घर से 15 किलोमीटर दूर एक स्कूल में दाखिला कराया गया। आगे बात कितनी दूर कराया गया? 15 किलोमीटर, ठीक है, इतनी दूर कराया गया उसका। उन दिनों भी आज की तरह ही कक्षा अध्यापक उन बच्चों को कक्षा से बाहर कर निकाल देते थे जिनकी फीस नहीं जमा होती थी। जिस तरीके से आज के टाइम में आपने देखा होगा जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से पहले भी था कि जिनकी फ़ीस नहीं आई है तो उनको क्या कर देते थे? क्लास से बाहर कर देते थे, कक्षा से बाहर कर देते थे। रमन वेद्यान के लड़के के साथ भी यही हुआ। अब जो रमन वेद्यान जी थे उनके लड़के के साथ भी यही हुआ। अब रमन वेद्यान जी का जो ने फीस तो जमा करी नहीं थी, उनके लड़के को क्या करा? क्लास से बाहर कर दिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। फीस जमा ना होने पर उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। अब फीस नहीं जमा हुई थी तो उन्हें क्या करा था? उसको कक्षा से यानी क्लास से बाहर कर दिया। बच्चे ने दंड स्वीकार किया लेकिन घर पर नहीं बताया। अब बच्चे ने क्या करा? दंड तो स्वीकार कर लिया यानी कि जो सज़ा मिली वो ले ली, मगर कभी फिर भी घर पे नहीं बताया कि क्यों करा। उल्टे वह खिड़की के पास खड़ा होकर अध्यापक के पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से सुनता रहा, और जबकि कोई और था घर पे जाके बता देता कि जब तक फीस नहीं दोगे मैं नहीं जाऊँगा, इस तरीके से करता। बट उस बच्चे ने क्या करा? उस बच्चे ने उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसने घर पे नहीं बताया, और साथ ही बाहर खिड़की पे खड़ा हो गए, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे, वो सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता रहा और अपने पढ़ाई को करता रहा, ठीक है, दूर से देख के भी।
एक दिन अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाए गए अध्याय से कुछ प्रश्न पूछे तो कोई भी विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन से पढ़ा रहे थे अध्यापक जी, तो एक दिन उन्होंने टेस्ट ले लिया, वह सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, मगर कोई भी उनको बता नहीं पाया, ठीक है, उनका उत्तर नहीं दे पाया। तो खिड़की पर खड़े इस बच्चे के मुंह से निकला, मैं बता सकता हूँ। अब खिड़की पे कौन खड़ा था? रमन विद्यान जी का बच्चा खड़ा था, जिसकी फीस जमा हुई नहीं थी, तो जिसको क्लास से बाहर कर दिया था माँ साहब ने। माँ साहब कहते हैं ना गाँव में, यानी कि अध्यापक ने। तो अब जब उन्होंने यानी कि अध्यापक जी ने बच्चों से पूछा, कोई प्रश्न पूछा, इतने पढ़ाए गए थे अध्याय उनमें से, तो कोई भी बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया। तब उसके मुंह से निकला, किनके मुंह से? रमन विद्यान जी के लड़के के मुंह से, कि मैं बता सकता हूँ। तो उसे अंदर बुलाया, तो उन्हें अंदर बुलाया रमन विद्यान जी ने, तो आत्मविश्वास के साथ उसने एक नहीं अनेक सवालों के सही सही जवाब दे दिए। तो अब वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, ठीक है। तो उसने क्या करा, रमन विद्यान जी के बच्चे ने केवल एक क्वेश्चन का यानी एक प्रश्न का आंसर नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के सही सही जवाब दिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। फिर उसे कक्षा से कभी बाहर नहीं निकाला गया, फिर उन्हें कभी भी कक्षा से बाहर नहीं निकाला गया। फिर उन्होंने कहा इतना इंटेलिजेंट बच्चा, बताओ। तो फिर ऐसे बच्चों के लिए फिर फीस देखते ध्यान, फिर फीस के लिए लोग ध्यान नहीं देते कि चलो छोड़ो, बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, तो और बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो घर की वालों की तो चलो मजबूरी है, इस कारण से फिर उन्होंने कभी भी पैसे की बात नहीं करी उनसे। पुस्तकों और फीस के अभाव के बीच स्कूल में पढ़ने वाला यह विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि के.आर. नारायण थे। कह रहे हैं अब कभी पुस्तक नहीं होती थी इनके पास, किताब नहीं होती थी, कभी फीस नहीं होती थी। अब इसके अभाव माने कमी, ठीक है, कि इस कमी होने के बाद भी स्कूल में पढ़ने वाला यह विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने थे, तो इस विद्यार्थी ने कभी भी कोई और, जो पढ़ने वाला ये विद्यार्थी था कोई और नहीं, ये कौन थे? के.आर. नारायण थे। क्या थे? के.आर. नारायण, ठीक है, जो आगे चलकर पत्रकार बने। क्या बने? पत्रकार, यानी जर्नलिस्ट बने, और महात्मा गांधी तक का दलित विचारों पर साक्षात किया। बहुत ही बड़े पत्रकार बने, और जो महात्मा गांधी जी थे, हमारे महान जो महापुरुष थे हमारे देश के, यानी कि महात्मा गांधी हमारे देश की, क्या पूरे हमारे देश में हुए थे, तो हमें इस पे गर्व है, बाकी पूरे दुनिया में उनकी महानता को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के जो विचार थे दलित समाज को लेके, उनके विचारों का भी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया था किन्होंने? पत्रकार जी ने। कौन पत्रकार? के.आर. नारायण जी थे। यही नहीं, केवल यही नहीं, टाटा समूह से छात्रवृत्ति पाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। क्या बात है, जो टाटा समूह है उससे उन्होंने स्कॉलरशिप पाई थी, इतने इंटेलिजेंट थे वो। और लंदन ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई गई, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी। किसकी स्कॉलरशिप से? टाटा समूह की स्कॉलरशिप से। और प्रमुख सरकारी पदों से होते हुए भारत के राष्ट्रपति बने। और मेन सरकारी पदों से होते हुए क्या बने? पहले ये पोस्ट ली, फिर ये पोस्ट ली, फिर ये पोस्ट ली। अपने जीवन में इन्होंने सफलता बहुत देखी, असफलता भी बहुत देखी, मगर अपने जीवन में इन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी अपनी गरीबी को उसका कारण नहीं बनने दिया अपनी असफलता का। अपने टैलेंट के दम पर यहाँ तक पहुँचे। सरकारी पदों से होते हुए, बहुत सारे सरकारी पदों से होते हुए भारत के आखिरी में राष्ट्रपति बने। उन्हें दलित समाज के प्रथम राष्ट्रपति जैसी शब्दावली बुरी लगती थी। कोई ये बोलता था कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समाज से आते हैं, इन्होंने हमारे देश दलित समाज का नाम रोशन किया, तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी कि इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वह मानते थे कि उनके उत्थान में गैर दलितों का सहयोग रहा। क्या बात कही। तो वो, क्योंकि वो जो के.आर. नारायण जी थे, वो क्या मानते थे कि उनका जो उत्थान है, उनके जो सक्सेस है, उनकी जो विकास है, यानी उनके जीवन की जो सफलता है, उसमें क्या है, जो गैर दलित समाज है, यानी कि गैर जो दलित है, जो दलित नहीं थे, उन लोगों ने बहुत ही उनका साथ दिया, उन लोगों ने उन्हें बहुत ही सपोर्ट किया, ठीक है। उनकी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान था, गैर दलित समाज। और ये शब्दावली भेद को बढ़ावा देती है, क्योंकि वे, और ये अगर ऐसे बोल देते हैं कि वो भाई दलित समाज के पहले वो हैं, तो इससे क्या हो रहा है, केवल दलित समाज के लिए हो रहा है, ठीक है।
कि भाई दलित समाज के बारे में बात हो रही है, मगर वो ये कहना चाह रहे हैं ठीक है वो दलित हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर उनकी सफलता में जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है, गैर दलितों का। तो वो ये चीज़ कह के दिखाना चाहते थे। पहली बात, दलित और गैर दलित कोई नहीं होता आज के टाइम पे, या पहले भी नहीं था, बस वो लोगों की सोच थी। सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे के सारे लोग भारतीय हैं, ठीक है, सब में एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जातियों में बांटना, दलित, गैर दलित, ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है, ये सारे कुमार, गुज्जर, ये क्या है, कुछ नहीं है, बनिया। तो इसीलिए जीवन में यही सिखाया गया है, अपने बच्चों को, अपने आसपास के इंसानों को यही सिखाओ कि आप लोग अगर प्यार से रहोगे तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब सुनने से सीकर तक आपको समझ आ गया होगा इसका ये शीर्षक क्यों था, क्योंकि जो KR नारायण जी थे वो एकदम शून्य थे देखा जाए अपने जीवन में। तो जिस इंसान के पास स्कूल की फीस जमा तक करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, किताबों तक का अभाव था जिसके जीवन में, वो इंसान आखिरी में ये था शून्य, एकदम शून्य, जिनको क्लास से बाहर कर दिया गया, मगर अपने टैलेंट के दम पर। कोई और बच्चा होता, आज के बच्चे होते हैं जैसे क्लास से बाहर कर दिया, चलो भाई चलो मज़े करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, क्लास से बाहर करने के बाद उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान से सुना जो मास्टर जी करा रहे थे, खिड़की से ही सुना, ठीक है। तो फिर मास्टर जी ने बाकी बच्चों से पूछा, कोई नहीं बता पाया, जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था वो भी नहीं बता पाए। बट जो हमारे KR नारायण जी थे वो खिड़की पे खड़े होने के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से ये टॉपिक सीखे थे कि उन्होंने बहुत ही आराम से सभी प्रश्नों के अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके उत्तर दिए। तब फिर ऐसा देखकर मास्टर जी बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए और उनकी कभी भी फीस के लिए और कभी किताबों के लिए कभी कभी कोई कमी नहीं होने दी और उनका पूरा साथ दिया, ठीक है, उनके जीवन में। उसके बाद वो सरकार क्या कहते हैं, टाटा ग्रुप से स्कॉलरशिप लेके लंदन गए थे, क्या कहते हैं, पढ़ाई करने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लंदन ग्रुप ऑफ लंदन एजुकेशन, लंदन में एजुकेशन करने गए थे इकोनॉमिक्स में। फिर वहाँ से आने के बाद वो भारत में यानी हमारे देश में बहुत सारे सरकारी पदों से होते हुए आखिरी जो उनका पद था वो थे राष्ट्रपति बने, यानी सर्वोच्च, उससे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है हिंदुस्तान में, है कि नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता देखी, राष्ट्रपति पद पर तक गए। उसके बाद यही बताया गया, तो उन्हें एक उपाधि दी गई कि दलित समाज के पहले राष्ट्रपति बोला गया उनको, तो जो कि उनको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि क्या मानना था कि उनका योगदान दलितों से ज़्यादा, उनकी सफलता में योगदान जो है वो दलितों से ज़्यादा गैर दलितों का रहा है, तो इसीलिए उन्हें यह उपाधि अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो कहानी का जो शीर्षक है वो शून्य से सीकर तक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी तो एक बार मैं बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों में बताएंगे कि अगर आप छोटे हो, अगर आप विषम परिस्थितियों में हो, अगर आप दुख की घड़ी में हो, अगर आप असफलता पे हो, तो अगर आप चाहो तो आप अपनी आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से, ठीक है, पूरी लगन से आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, जिस तरीके से KR नारायण जी ने करी, ठीक है। तो सभी बच्चे वादा करेंगे कि अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को, अपने दुखों को, अपनी क्या कहते हैं गरीबी को, अपनी कमजोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, अपनी असफलता में उसको कांटा नहीं बनने देंगे, रोड़ा नहीं बनने देंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं। और बाकी आज हमने आपको दो अलग अलग गद्यांश कह सकते हैं या फिर दो अलग अलग कहानियाँ, दो अलग अलग सीखें दी। तो आपको ये दोनों के दोनों कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।